स्निग्धा और आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। शुरू करते हैं। फोर्स आखिर है क्या? ये लगने वाला एक पुश है या पुल है किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी पे। जैसे अगर यहाँ पे कोई बॉडी रखी गई है, अपने हाथों की हेल्प से या किसी भी तरीके से अगर हम इसको पुश करते हैं या उसे खींचने की कोशिश करते हैं तो ये लगने वाला पुश और पुल फोर्स कहलाता है। ये एक तरीके का एफर्ट है जो हमारे द्वारा किया जाता है ताकि हम उस बॉडी के स्टेट को चेंज कर सके। अगर बॉडी मोशन में है तो हम उस बॉडी को फोर्स की हेल्प से रोक सकते हैं, और अगर बॉडी रेस्ट पे या रुकी हुई है तो हम उसको मूव करा सकते हैं। फोर्स में ये काबिलियत है कि वो बॉडी की वेलोसिटी और डायरेक्शन को बदल सके। फोर्स जो है इनफैक्ट चेंज कर सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को भी। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ये एक बॉडी रखी हुई है जिसपे ये इंसान बल लगाता है और उसको पुश करने की कोशिश करता है, तो ये एक तरीके का फोर्स है जो इस आदमी के द्वारा लगाया जा रहा है। जबकि जो दूसरा आदमी है वो रस्सी के सहारे इस ऑब्जेक्ट को पुल कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो पुल जो है अगेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फोर्स। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे उंगलियों की हेल्प से रबर बैंड को स्ट्रेच किया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि रबर बैंड का जो ओरिजिनल साइज था वो बदल के एक्सपैंड हो चुका है। तो ये एग्जाम्पल हुआ चेंज इन शेप का। तीसरे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि यहाँ जो ये क्रिकेटर है ये बॉल के इस डायरेक्शन में आते ही अपने बल्ले को घुमाता है और बॉल की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो ये एग्जाम्पल हुआ कि फोर्स जो है डायरेक्शन को भी बदल सकता है। अब फोर्स दो तरीके के हो सकते हैं। एक होता है आपका बैलेंस फोर्स, दूसरा है अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स में लगने वाली किसी भी बॉडी पे आपका ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज्यादा आसान पड़ेगा। अगर ये इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है तो इसके बॉडी पे ग्रेविटी जो है इस इंसान की बॉडी को नीचे की डायरेक्शन में खींचती है, जबकि जो फर्श है, जो फ्लोर है यहाँ पे, ये पुश करता है इंसान को ऊपर की डायरेक्शन पे। तो ओवरऑल जो नेट फोर्स आता है, इन दोनों को अगर हम जोड़े, जो कि है फोर्स बाय द ग्रेविटी विच इज पुलिंग द पर्सन डाउनवर्ड एंड द फोर्स बाय द फ्लोर विच इज pushes द पर्सन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये दोनों ही बराबर होंगे, जिस वजह से ये इंसान जो है एक ही जगह पे खड़ा रहेगा। तो ये दोनों फोर्स जो हैं एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही फोर्स बैलेंस्ड फोर्सेस के एग्जाम्पल है। तो और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फिजिक्स की बुक रखी हुई है किसी एक टेबल पे। टेबल पे लगने वाली ग्रेविटी जो है वो पुल करती है बुक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जबकि टेबल जो है वो पुश करता है बुक को अपवर्ड डायरेक्शन में। ये दोनों फोर्सेस, चाहे F1 हुआ या F2 हुए, ये दोनों ही बराबर होते हैं, जिस वजह से वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इसे पुश किया जा रहा है इन दोनों इंसानों के द्वारा। दिस इज द फर्स्ट पर्सन, दिस इज द सेकेंड पर्सन हियर। अब दोनों जो है, पहला वाला इंसान इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है F1 मान लीजिए, और दूसरा वाला इंसान इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है सेम फोर्स ऑफ F1 बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों फोर्सेस जो हैं इक्वल होंगे, जिस वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और ऑब्जेक्ट जो है वहीं रुका रहेगा। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। तो किसी भी बॉडी पे अगर आपके बैलेंस्ड फोर्स लग रहे हैं तो उस केस में जो नेट फोर्स आएगा वो 0 होगा और बॉडी जो है उसी स्टेट पे बनी रहेगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स अनबैलेंस फोर्सेस के। जैसे ये रस्सी यहाँ पे है, इसको दो इंसानों द्वारा खींचा जा रहा है, द फर्स्ट पर्सन, द सेकेंड पर्सन।
जो पहला वाला इंसान है वो 50 न्यूटन फोर्स से रस्सी को इस डायरेक्शन में खींच रहा है, जबकि दूसरा वाला इंसान 30 न्यूटन फोर्स से दूसरे डायरेक्शन में इसको खींच रहा है। यहाँ पे दोनों फोर्सेस की वैल्यू यहाँ 50 है तो यहाँ 30 है, जो कि दोनों बराबर नहीं है। तो फाइनली जो है रस्सी जो है इस इंसान के हिस्से में आ जाएगी, इन दी लाइक इट विल गो विद द फर्स्ट पर्सन, क्योंकि इस इंसान के द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स ज्यादा है। उसी तरह से अगर हम रॉकेट का एग्जाम्पल ले, लाइक जो है लॉन्च किया जाता है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो 100 न्यूटन का फोर्स है वो इसके वेट का है, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि गैसेस जो निकल के आ रही हैं इस रॉकेट इंजन से वो जो है अपथ्रस्ट पैदा कर रही है 300 न्यूटन्स का। तो अपथ्रस्ट जो है इस केस में ज्यादा है, विच इज 300 न्यूटन्स दैन द 100 न्यूटन्स, जो कि वेट है इस रॉकेट इंजन का। तो फाइनली जो है रॉकेट जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो एक व्हीकल है, व्हीकल का जो है इस डायरेक्शन में फोर्स अगर है दैट इज 3 न्यूटन्स, बट ऑन द अदर साइड इट इज द सम ऑफ 4 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन। तो फाइनली जो आपका ये व्हीकल है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए आपके बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस के। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे न्यूटन लॉस के बारे में। न्यूटन ने कुछ नियम दिए थे जो कि नेचर में फॉलो होते हैं। लेट अस सी व्हाट आर दोज लॉज। तो हम अभी आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूटन का पहला नियम ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी रुकी हुई हो तो वो रुकी ही रहेगी, और अगर वो मोशन में है तो उस मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जा सके। अगर बॉडी आपकी रेस्ट पे है, रुकी हुई है, तो वो रुकी ही रहेगी जब तक कि उस पे कोई बाहर से बल ना लगाया जाए। और अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन चल रही है एक गति से, तो वो चलती रहेगी जब तक कि उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स जो है वो बाहरी होना चाहिए। अगर फोर्स इंटरनल होगा तो यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, या हम कह सकते हैं ये किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है कि वो अपने स्टेट में बदलाव लाने से रेजिस्ट या रोके। मास जो है किसी भी बॉडी का, इट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। दैट इज, अगर हम बात करें मास की, मास सिंपली जो होता है इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर दैट इज बीइंग कंटेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। तो अगर हमें मास मेजर करना है तो हमें उसके इनर्शिया को पता करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इनर्शिया की बात करूं, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा उस बॉडी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ह्यूमन खड़ा है एंड देयर इज अनदर एलिफेंट हियर। एलिफेंट का जो मास होगा वो काफी ज्यादा होगा दैन दी ह्यूमन। तो जो इनर्शिया होगा एलिफेंट के केस में ज्यादा होगा दैन द इनर्शिया ऑफ दिस पर्सन हियर। सो ज्यादा डिफिकल्ट होगा हम अगर चेंज करना चाहे एलिफेंट के मोशन को दैन दी मोशन ऑफ दिस ह्यूमन बीइंग। हम जो है जितना ज्यादा मास होगा, ध्यान रखिएगा, उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। किसी भी एलिफेंट को मूव कराना ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर एलिफेंट रुका हुआ है, उसे अगर आप धक्के पीछे से पुश करना चाहोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा उस एलिफेंट को हिलाना, क्योंकि उसमें मास ज्यादा है जिस वजह से उसका इनर्शिया ज्यादा है। बट अगर आप इंसान को जिसका जो मास है वो काफी कम है विथ रिस्पेक्ट टू दिस एलिफेंट, तो उस केस में आप जो है उस पर्सन को पुश करने के बाद आराम से उसको मूव करा सकते हो, क्योंकि उसका जो है मास कम है जिस वजह से इनर्शिया भी कम होगा। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट ये जो लेडी है वो पुश करने की कोशिश करती है इस ऑब्जेक्ट को। अब जितना ज्यादा मास होगा इस ऑब्जेक्ट को उतनी ज्यादा डिफिकल्टी होगी। राइट,
सो दैट इज वाई फर्स्ट लॉ ऑफ जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो लॉ ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड है। जैसे अगर ये फुटबॉलर जो है इस फुटबॉल को पुश करता है, तो क्योंकि फुटबॉल जो है वो पहले रुका हुआ था, वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे था, जैसे ही उसने बाहर से फोर्स लगाया इस फुटबॉल पे, वैसे ही ये फुटबॉल जो है मूव करने लगा। उसी तरह से अगर ये लड़की इस ऑब्जेक्ट पे को पुश करेगी, तब ही ये ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा। इनर्शिया की वजह से वो अपनी स्टेट पे रहेगा। तो ये हुआ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। आखिर ये मोमेंटम होता क्या है? किसी भी बॉडी का अगर हमें मोमेंटम निकालना हो तो हम उस बॉडी के मास को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे वेलोसिटी होगा। लेट मी करेक्ट इट हियर। सो हमें सिंपली जो है प्रोडक्ट करना है उसके मास का विद इट्स वेलोसिटी। दिस इज द करेक्शन दैट आई हैव डन। सो मोमेंटम इज एक्चुअली मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी जो होती है गति होती है जिसकी अपनी एक डायरेक्शन भी हो। ठीक है, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि मोमेंटम में अपनी एक वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन भी होता है, दोनों ही चीजें इसमें हैं। मोमेंटम हमें बस एक आइडिया देता है कि कितना इम्पैक्ट पड़ेगा किसी भी बॉडी पे उसकी मास और वेलोसिटी के कारण। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं, ये जो कराटे पर्सन है, जैसे ही ये अपना हाथ इन ब्लॉक्स के ऊपर तेजी से मारने की कोशिश करेगा तो ये ब्लॉक्स जो है एक पॉइंट के बाद टूट जाते हैं। इनके टूटने का रीजन ये है कि जैसे ही उस इंसान ने अपने हाथों की हेल्प से इसके ऊपर एक बल लगाने की कोशिश की, उसके हाथों में जो था मोमेंटम काफी ज्यादा था। क्योंकि मोमेंटम जो है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे इस इंसान के हाथों की गति इतनी ज्यादा थी, वेलोसिटी इतनी ज्यादा थी, जिस वजह से मोमेंटम इतना ज्यादा बना कि ये ब्लॉक्स जो है फाइनली टूट गए। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, इस गेम में एक बॉल को लिया जा रहा है जिससे जो है इन ऑब्जेक्ट्स को गिराया जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपली किया क्या जाता है, इस बॉल को पकड़ते हुए इतनी स्पीड से फेंका जाता है, विच मीन्स वेलोसिटी इतनी ज्यादा होती है जिस वजह से मोमेंटम बढ़ जाता है और फाइनली ये जो ब्लॉक्स हैं गिर जाते हैं। तो यहाँ पे सारा खेल मोमेंटम का है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। उसी तरह से जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। अब आते हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ की तरफ। न्यूटन का सेकेंड या दूसरा नियम हमें यह बताता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द फोर्स अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। राइट, अगर हम किसी भी बॉडी के मोमेंटम में चेंज ला सके, शुरुआत में अगर मान लीजिए मोमेंटम जो था P इनिशियल था, जिसके बाद बदल के मोमेंटम P फाइनल हो गया PF, तो टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज आएगा मोमेंटम में, दैट इज योर dP। आई कैन टेक इट एज P इनिशियल माइनस P फाइनल with dP change with respect to time divided by dt, that is dP by dt। जितना मोमेंटम में चेंज आएगा with respect to time उतना ज्यादा ही फोर्स लगेगा in the direction of the force, right? तो अगर मैं इसको और सिंपल वे में करूं तो मोमेंटम आपको पता है होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो आपका dP बाय dt बन जाएगा d बाय dt ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। मास यहाँ पे कांस्टेंट है तो वो बाहर निकल के आ जाएगा इस तरह से। मास जो था कांस्टेंट था तो वो बाहर निकल आएगा डिफरेंशिएशन से, और हमारे पास फाइनली बचेगा dv बाय dt जो कि हो गया फोर्स।
dv by dt विच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आपका होता है एक्सेलरेशन। तो फोर्स की फाइनल वैल्यू आ जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, राइट। ये लॉ ऑफ एक्सेलरेशन भी कहा जाता है क्योंकि यहां पे फोर्स का जो फाइनल फॉर्मूला आता है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन इन केस ऑफ योर न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, अब मान लीजिए यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो है एक कैरेज है और इस इंसान के द्वारा पुश किया जा रहा है। ये इंसान कुछ फोर्स लगा रहा है। जैसे ही वो फोर्स लगाएगा इस कैरेज पे जिसका मास m है, तब बॉडी की इस कैरेज की स्पीड बढ़ेगी और वो एक्सेलरेट करने लगेगा। दैट इज व्हाट इज फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। तो इफ एन ऑब्जेक्ट हैज मोर मास, अगर बॉडी के पास ज्यादा मास होगा उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी क्योंकि मास जो है उसमें इट हैज इनर्शिया, राइट। जितनी ज्यादा भारी बॉडी होगी, जितना ज्यादा मास होगा उस बॉडी का, उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपको फोर्स लगा के उसको मूव कराने में या एक्सेलरेट कराने में। दूसरा एग्जाम्पल हम यहां पे देखते हैं कि जैसे ही आपने देखा होगा क्रिकेट के मैदान में जो बॉलर होता है वो बॉल के आने पर ही उसको कैच करने की कोशिश करता है। तो जैसे ही ये इंसान अपने हाथों की हेल्प से इस बॉल को कैच करने की कोशिश करेगा, तो अगर उसने बॉल तुरंत के तुरंत रोक लिया तो उस केस में जो मोमेंटम था, फाइनल मोमेंटम जो था इस बॉल का, वो जीरो हो जाएगा इंस्टेंटली, जिस वजह से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, जिस वजह से फोर्स ज्यादा लगेगा और ज्यादा और लाइक बॉलर के हाथों को इफेक्ट या इंजर भी कर सकता है। मैं आपको बहुत आसान तरीके से बताती हूं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है। अब ये चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम अगर ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा। मान लीजिए चेंज इन मोमेंटम आपका आता है, इनिशियली मान लीजिए इसका मोमेंटम है PI और फाइनली इसका मोमेंटम है PF। अगर इस बॉल का मोमेंटम हमने तुरंत इसको रोक लिया तो जो फाइनल मोमेंटम होगा वो तुरंत के तुरंत जीरो हो जाएगा। कम टाइम में PF फाइनल मोमेंटम जल्दी से जीरो हो जाएगा, जिस वजह से ये जो ओवरऑल वैल्यू है चेंज इन मोमेंटम की बढ़ जाएगी। तो चेंज इन मोमेंटम अगर बढ़ जाएगा तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, एंड ड्यू टू विच द हैंड्स ऑफ द प्लेयर मे गेट इंजर्ड। तो हमें करना यह है कि बॉल को तुरंत पकड़ के रोकना नहीं है, जबकि हमें अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना है। जो ये बॉलर करेगा, जैसे ही बॉल इसकी तरफ आएगी वो बॉल को कैच करते हुए अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएगा, जिसकी वजह से ये जो चेंज आएगा मोमेंटम में, या जो फाइनल मोमेंटम जो कि जीरो हो गई थी, अब उस मोमेंटम को जीरो होने में कुछ वक्त लगेगा, कुछ डिले होगा टाइम में, जिस वजह से जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो घट जाएगा और उसकी वजह से जो फोर्स है अब जो है कम लगेगा उस बॉलर के हाथों में। कुछ ऐसा ही किस्सा होता है गेम्स में। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इंसान जो है ये जंप करने की कोशिश कर रहा है इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो जैसे ही ये जंप करता है तो ये लैंड कर जाता है इस कुशन पे। कुशन क्या करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम को जीरो होने से तुरंत रोकता है, जिस वजह से चेंज इन मोमेंटम जो है वो घट जाता है। और चेंज इन मोमेंटम के घटने की वजह से जो फोर्स लगेगा उस बॉडी पे वो भी घट जाता है, जिस वजह से ये प्लेयर इंजर्ड नहीं हो पाता और उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होती है। अब हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? ये कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन जो है एक तरीके के
इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं जो कि अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो, जैसे मान लीजिए सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो है, यहाँ पे जो है आपका एक वॉल है, ठीक है। अब जो है अगर यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, राइट, वो जैसे ही इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा जो कि एक्शन होगा उस वॉल पे, वॉल भी जो है रिएक्शन फोर्स लगाएगा ऑन दिस पर्सन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में और इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। आप कहेंगे कि अगर ये इंसान वॉल पे फोर्स लगाता है तो वॉल तो मूव नहीं करने वाली है, क्या ये इंसान भी मूव करेगा? जैसे ये इंसान वॉल पे जो है फोर्स लगाता है, होता क्या है, ये इंसान जो है ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, तो जो रिएक्शन वॉल के द्वारा इसकी बॉडी पे लगता है वही एक्शन की तरह काम करता है इस ग्राउंड पे, राइट, एक्शन की तरह काम करता है इस ग्राउंड पे, जिस वजह से ग्राउंड भी जो है वो रिएक्शन फोर्स लगाती है इस इंसान की बॉडी पे, और ये इंसान जो है फाइनली यहीं पे रहता है। तो कहने का मतलब है कि ये इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल में यहाँ पे ये जो इंसान है फाइनली ये जो है जब कूदेगा इस डायरेक्शन में वो एक्चुअली पुश करेगा बोट को इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे ही ये पुश करेगा बॉडी को ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि आप देख सकते हो, राइट, जैसे ही ये कूदा, ये जैसे इसने ये कूदा तो ये बोट को जो है पीछे की तरफ पुश करेगा, जिस वजह से बोट जो है अब इसको आगे की तरफ पुश करेगी। तो यहाँ पे इस इंसान ने एक्शन किया बोट के ऊपर फोर्स लगाते हुए, जिस वजह से दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ एक्शन जो इसने किया बोट पे, और उसी वजह से बोट ने पुश किया इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन जो कि रिएक्शन होगा। यहाँ पे एक देख सकते हो ये जो इंसान है यहाँ पे वो बॉल को फेंकता है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप देख सकते हो यहाँ पे इस बॉल को फेंकता है, जिस वजह से अब ये पीछे की डायरेक्शन में ये इंसान मूव कर जाता है, क्योंकि ये जो है इस कैरेज पे बैठा हुआ है जिसमें व्हील्स लगे हुए हैं। तो बॉल को आगे की तरफ फेंकना उसका एक्शन होगा, जिस वजह से अब जो है ये इंसान, अब बॉल जो है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी जो कि रिएक्शन होगा। तो ये है एक्शन और रिएक्शन। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट है नेचर में, बट ये एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो फोर्सेस लग रही हैं ये अलग अलग डिफरेंट बॉडीज पे लग रही हैं, जिस वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगी। अब हम करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो काफी हेल्पफुल हो सकते हैं आपके प्रिपरेशन में। फर्स्ट इज, एक सिंपल मशीन है, वो इंसान को हेल्प किस तरह से करेगा? क्या वो लेस वर्क कराने में हेल्प करेगा या सेम अमाउंट ऑफ वर्क कराने में विथ लेसर फोर्स मदद करेगा, या सेम अमाउंट ऑफ वर्क कराने में मदद करेगा विथ स्लोली, या सेम अमाउंट ऑफ वर्क कराएगा काफी तेजी से? तो इसका आंसर होगा कि कोई भी मशीन आप अगर लो, सिंपल मशीन, इट हेल्प्स दैट पर्सन टू डू द वर्क the same amount of work but with lesser force, right? So option B will be the answer here. Now force क्या है? क्या वो mass velocity का प्रोडक्ट है, क्या वो mass acceleration का प्रोडक्ट है, या वो है velocity weight का, या weight या acceleration का? तो जैसे हमने पढ़ा था force जो होता है फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स जो होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एज वेल एज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राइट, एंड यहाँ पे ऑब्वियसली इन द प्रीवियस क्वेश्चन इट वाज ऑलरेडी बी। सो ये जो है करेक्ट आंसर्स है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें किस चीज का कॉन्सेप्ट देता है? जैसे कि मैंने आपको कहा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताता है, तो ये कॉन्सेप्ट देता है हमें इनर्शिया के बारे में। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास वो ये है कि
अगर एक इंसान स्टोन पे को किक करता है तो उसको दर्द होगा, द पर्सन विल गेट हर्ट ऑन किकिंग अ स्टोन। क्यों होगा? क्योंकि क्या वो इनर्शिया की वजह से है, या वेलोसिटी की वजह से है, रिएक्शन की वजह से है, या मोमेंटम की वजह से है। जैसे अगर यहाँ पे कोई स्टोन रखा गया है और ये इंसान अपने पैरों से इसको जैसे ही मारेगा तो उसके पैरों को हर्ट होगा, क्योंकि ये जो स्टोन है यहाँ पे इसकी जो इनर्शिया है वो काफी ज्यादा है। तो जिस वजह से इनर्शिया जो है वो टेंडेंसी है उस बॉडी की कि वो वहीं पे रुका रहेगा और मूव नहीं करेगा। इस वजह से इट इज द इनर्शिया ड्यू टू विच द पर्सन विल गेट हर्ट ऑन किकिंग अ स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ मूविंग बॉडी, एक मूविंग बॉडी है जिसके ऊपर विच इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय एन अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर कोई बॉडी यहाँ पे रखी गई है, राइट, ये रेस्ट पे भी हो सकती है या ये मोशन में भी हो सकती है, तो क्या न्यूटन लॉ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर इस पे कोई फोर्स ना लगे, अगर इस बॉडी पे कोई फोर्स ना लगे तो इसका क्या होगा? तो द आंसर इज ये मोशन में ही रहेगी। अगर ये बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, ना वो रेस्ट पे आएगी क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा है, अनबैलेंस फोर्स, ना ही उसका मोमेंटम चेंज होगा, ना ही वो एक्सेलरेट करेगी। तो अगर वो मोशन में है तो उसी मोशन से चलती हुई रहेगी, उसकी स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लॉ एक्सप्लेन्स, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल रखा गया है, राइट, टेबल है, ये टेबल है, टेबल के ऊपर ऑब्वियसली टेबल क्लॉथ रखा गया है जिसके ऊपर काफी सारी डिशेस रखी गई हैं, ये कुछ प्लेट्स हैं, कुछ सामान वगैरह रखा गया है। तो जब एक मजिशियन पुल करेगा इस टेबल क्लॉथ को इस डायरेक्शन में ऑब्वियसली, तो क्या उसके ऊपर जो रखे हुए प्लेट्स और ग्लासेस हैं उनको बिना डिस्टर्ब करते हुए किस तरह से उस टेबल क्लॉथ को डायरेक्टली पुश करेगा? तो कौन सा नियम ये बताता है, क्लियरली एक्सप्लेन करता है? तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, क्योंकि जो फोर्स है वो लगाया गया है इस टेबल क्लॉथ के ऊपर, ना कि इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो कि इसके ऊपर रखा गया है। तो विदाउट डिस्टर्बिंग दीज ऑब्जेक्ट्स ऑन द टेबल क्लॉथ, द magician कैन पुल द टेबल क्लॉथ विदाउट डिस्टर्बिंग दीज ऑब्जेक्ट्स। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन है कि जब एयर रश आउट करता है, निकलता है किसी भी बलून से, कोई भी एक बलून है यहाँ पे, राइट, ये कोई एक बलून है यहाँ पे, जैसे ही इसमें से एयर फाइनली निकलने लगता है तो ये बलून जो है वो एक्चुअली अपवर्ड डायरेक्शन, जैसे ही वो निकलने लगता है एयर तो बलून जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगता है। ये कौन सा नियम बताता है? तो सिंपल है, जैसे ही इस बलून में से एयर रश आउट या निकल के आ जाएगी तो बलून जो है ऊपर की डायरेक्शन में जाने लगेगा। तो ये है थर्ड लॉ, दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्योंकि एयर अगर नीचे की तरफ आ रही है तो ये आपका हो जाएगा एक्शन, जिस वजह से आपका जो बलून है वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा, जो होगा आपका रिएक्शन। सो दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ हियर। नेक्स्ट आई हैव एक्सेलरेशन इज कॉज्ड बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ मास। जो एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है, जब कभी वो बॉडी पे मास पे अप्लाई होगा किसी भी फोर्स की वजह से, अगर किसी भी मास में एक्सेलरेशन होगा तो ये कौन सा नियम फॉलो करता है? जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है विच इज योर लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, जो हमें बताता है फाइनली कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नाइन्थ क्वेश्चन इज इनर्शिया क्या है? क्या वो ओपोजिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, या वो किसी अनबैलेंस फोर्स का दूसरा नाम है, या वो किसी बॉडी का मास है, या एक टेंडेंसी है बॉडी की कि वो अपने स्टेट में रेजिस्ट कर सके कोई चेंज? तो इनर्शिया एक्चुअली ये ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इनर्शिया किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि वो जो कर रही है वो करती रहे। अगर वो बॉडी रेस्ट पे है तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी अपनी इनर्शिया की वजह से, और अगर वो मोशन में है तो मोशन पे रहेगी जब तक कि उस पे बाहरी फोर्स ना लगाया जाए।
10th क्वेश्चन, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को क्या कहा जाता है? क्या वो इम्पल्स है, क्या वो डिस्टेंस है, मोमेंटम है या वेलोसिटी है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो ये थे कुछ MCQs जो मैंने आपको करवाया यहाँ पे, जो कि आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में डेफिनेटली मदद करेंगे। तो ये लेक्चर जो है, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। आप हमारा फेसबुक पेज फैमेटिक्स लर्निंग हब भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।